सर्दियां शुरू हो चुकी थी। सुमन ने बक्से में रखे कुछ फटे पुराने स्वेटर निकाले और आखिर में वो इकलौती रजाई बाहर निकाली जिसे भरी ठंड में वो अपनी बेटी पूजा को देती थी ताकि पूजा ठंड से बची रहे। पर जैसे ही सुमन ने रजाई को उठाया, हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या हुआ सुमन? सारी रजाई चूहे काट गए, कहीं से भी नहीं छोड़ा। पैसे जोड़ जोड़ कर पिछले साल बड़ी मुश्किल से तो ये एक रजाई बनवाई थी। हम तो जैसे तैसे इस ठंड को झेल लेंगे, पर मेरी बच्ची इस भरी ठंड में क्या ओढ़ेगी? माँ, इस रजाई में तो ठंडी नहीं रुक रही है, सब तरफ से हवा आ रही है। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। रुक, इस रजाई के साथ ये चादर ओढ़ ले, फिर तुझे ठंड नहीं लगेगी। मैं देखता हूँ, कहीं से उधार मिल जाए तो रजाई बनवा लेंगे। बहुत महंगी बनती है रजाई अब, इतनी कमाई न तुम्हारी है न मेरी। सुमन का पति सुरेश मोची का काम करता था। कुछ समय पहले तक सुमन के पास सफाई बर्तन के कुछ घर थे, पर बीच में सुमन काफी बीमार हो गई तो उसके सारे घर छूट गए। अब सिर्फ एक ही घर था जहाँ सुमन काम पर जाती थी। अगले दिन सुमन और सुरेश काम पर जाते। पहले चाय का फ्राई पैन धोकर दे दे, मुझे चाय चढ़ानी है। ठीक है मेम साहब। कितनी ठंड हो रही है। ओहो, सामने का दरवाजा बंद कर दे, हवा आ रही है। मेम साहब, ये चाय का फ्राई पैन धो दिया, ला दे। तेरी भी बना रही हूँ, पी लेना। जी ठीक है। क्या हुआ, आज तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? मालकिन, कल चूहों ने बहुत नुकसान कर दिया, गरम कपड़े और रजाई काट दी। एक ही रजाई थी। अभी सुमन अपनी मालकिन से बात कर ही रही थी कि अचानक पूजा रोती हुई आती है। माँ, बापू को चोट लग गई। क्या? ये सब कैसे हो गया? मालकिन, मुझे जाना होगा। हाँ सुमन, तू जा, और जैसे भी हो मुझे खबर देना। कोई भी मदद चाहिए हो तो मुझे बता देना। सुमन पूजा के साथ बाजार में पहुंचती है जहां पर उसका पति सुरेश एक पेड़ के नीचे जूते चप्पल जोड़ने का काम करता था। वहीं पास में ही वो जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। क्या हुआ आपको? इतनी चोट कैसे लग गई? चलो मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। पूजा, रिक्शा रोक। सुमन सुरेश को डॉक्टर के पास ले जाती है। वहाँ उसकी मरहम पट्टी होती है और कुछ दवाइयाँ देकर डॉक्टर कुछ दिन आराम के लिए बोलता है। सुमन सुरेश को लेकर घर आ जाती है। अचानक ये सब कैसे हो गया? आपको ये चोट कैसे लग गई थी? मैं जब काम कर रहा था तो किसी ने लाउड स्पीकर पर बोला कि बराबर वाले बैंकट हॉल में हम जैसे गरीबों को मुफ्त में कंबल और रजाई बांटी जा रही है। ये सब सुनकर भगदड़ मच गई। मैंने सोचा एक रजाई मैं भी ले लूंगा तो हमारी पूजा के काम आ जाएगी। पर बैंकट हॉल में बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई, जिसमें मुझे ठोकर लग गई और ये चोटें आ गईं। और जो रजाई मुझे मिली थी वो भी उस समय मेरे हाथ से न जाने कौन छीन कर ले गया। सुरेश की बातें सुनकर सुमन और पूजा दोनों रोने लगते हैं। माँ, बापू को कितनी चोटें आई है। बापू, मुझे रजाई नहीं चाहिए, मैं इसी रजाई में सो जाऊंगी। सुमन पूजा को चुप कराती है। अगले दिन सुमन काम पर नहीं जा पाती, इस कारण वो पूजा को अपनी जगह काम पर भेजती है। क्या हुआ पूजा, मम्मी नहीं आई? आंटी, बापू को बहुत चोट आई है, इसलिए उन्हें बुखार भी हो गया है। मम्मी ने मुझे भेज दिया। आप मुझे काम बता दो, मैं काम कर लूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तुझे समझा देती हूँ। आजा बेटा, चाय पिएगी? मैं बनाने जा रही हूँ। सुमन की मालकिन अनुराधा बहुत अच्छे स्वभाव की महिला थी। वो पूजा के साथ बहुत प्यार से बात करती है और वक्त की नजाकत को भी समझती है। बातों बातों में पूजा मालकिन से पूछती है, आंटी, रजाई कितने की आती है? मुझे एक रजाई खरीदनी है। रजाई खरीदनी है, पर क्यों? आंटी, आज अगर हमारे पास रजाई होती तो बापू को चोट ना आती। मैं कुछ समझी नहीं। एक रजाई के लिए तुम्हारे बापू को चोट क्यों आई? पूजा मालकिन अनुराधा को सारी घटना बताती है, जिसे सुनकर वो भावुक हो जाती है। हे भगवान, कितनी मासूम बच्ची है। तुम चिंता मत करो पूजा, तुम्हें रजाई खरीदनी नहीं पड़ेगी। अनुराधा तुरंत ही ऑनलाइन 2 रजाई बुक करती है। कुछ दिन बाद सुमन काम पर वापस लौटती है। सुमन, अब कैसी तबीयत है तुम्हारे पति की? अब ठीक है मालकिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी परेशानी को समझा। मुझे पूजा ने सब बताया। परेशानी के दिनों में आपने उसको बहुत सहयोग किया। सुमन, तुम मेरे यहाँ पूरी मेहनत से काम करती हो, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। बिना किसी कारण तुम कभी भी छुट्टी नहीं करती हो। और फिर तुमने अपनी जगह पूजा को भेजा। तुम्हें पता है मेरी कमर में दर्द रहता है, मैं अकेले ज्यादा काम नहीं कर पाती, इसलिए तुमने मेरी परेशानी को समझा। दुख तकलीफ में एक दूसरे की परेशानी को समझना ही तो इंसानियत है। ये लो तुम्हारी तनख्वाह, और हाँ, वो सामने 2 रजाई रखी है, जरा उठाकर तो लाओ। ये लीजिए मालकिन। ठीक लग रही है। गर्म लग रही है तुझे? हाँ मालकिन, ये तो बहुत गर्म रजाई है। कैसे ले जाएगी? रिक्शा पर ले जा। मैं कुछ समझी नहीं मालकिन।
अरे ये दोनों रजाई मैंने ऑनलाइन तेरे लिए बुक की थी, आज ही आई हैं। मुझे पूजा ने सब बता दिया था। ये दोनों रजाई ले जा। मैंने तेरे लिए एक लोहे का संदूक भी ऑर्डर कर दिया है। दोनों रजाई उस लोहे के संदूक में संभाल कर रखना ताकि चूहे ना काटे। मालकिन, इस दुनिया में आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं जो हम जैसे गरीबों के लिए मसीहा बनते हैं। शुक्रिया मालकिन, भगवान आपको जीवन में बहुत खुशियां दे। अनुराधा की दी हुई दोनों रजाई लेकर जब सुमन घर पहुंचती है तो पूजा नई रजाई देखकर बहुत खुश होती है और झट से वो नई रजाई ओढ़ लेती है। आज पूजा के चेहरे पर एक नई रौनक थी। उन गरीबों को थोड़ी सी खुशी देकर अनुराधा ने सचमुच महानता का कार्य किया था। ये कहानी है राघव की। राघव का गांव पहाड़ी क्षेत्र में था, पहाड़ों और वादियों से ढका हुआ, जहां पूरे साल ठंड पड़ती थी। वो गांव हर दिन बर्फ की चादर में लिपटा रहता। राघव एक बहुत ही गरीब परिवार से था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुनिधि और उसका 6 महीने का एक बेटा चीनू था। राघव हर रोज जंगल से अपने घर के लिए लकड़ियां काटकर अपने खच्चर पर लाद कर ले आता, जिससे रोज आग जलाकर वो हाथ सेकते और घर को गर्म रखते। ठंड से बचने का यही एकमात्र उपाय था। अधिकतर गांव वालों के पास हीटर था, लेकिन राघव का परिवार गरीब था, इसलिए वो हीटर नहीं खरीद सकते थे, तो उसकी जगह वो लकड़ियां जलाकर अपना गुजारा करते। पर एक दिन जंगलों की कटाई पर रोक लगाने के लिए सरकार ने एक नियम लागू किया, जिसमें जंगलों की लकड़ियां काटना गैर कानूनी हो गया। एक दिन राघव अपने दोस्त केशव और किशोर के साथ बैठा था। वो आग लगाकर बैठे थे और हाथ सेक रहे थे। तभी केशव बोला, अरे भाइयों, तुमने ये खबर पढ़ी क्या कि अब सरकार ने जंगलों से लकड़ियां काटने पर पाबंदी लगा दी है, और अगर कोई काटता हुआ पकड़ा गया तो उस पर कड़ी सजा भी है। हाँ भाई, अब बताओ, ये इतनी ठंडी जगह है, यहाँ लोग हर रोज लकड़ियां जलाते हैं, तब जाके थोड़ी आग से गर्मी और राहत बनी रहती है। बिना लकड़ियों के तो आग ही नहीं जलेगी, लोग ठंड से ठिठुर कर मर जाएंगे। भाई भैया, हमारे गांव में तो गैस सिलेंडर हीटर सब है, हमें तो कोई जरूरत नहीं है लकड़ियों की। अरे भाई साहब, सब तुम्हारी तरह सुखी और संपन्न थोड़ी हैं। क्यों राघव, अब कुछ सोचा है तूने, क्या करेगा? हीटर खरीद ले भाई, लकड़ियों से गुजारा नहीं हो पाएगा। ठंड देख रहा है कितनी पड़ रही है। मुझे तो इसकी ही ज्यादा चिंता है। लकड़ियां नहीं मिलेंगी तो आग नहीं जला पाएंगे, और बिना आग के तो यहाँ गुजारा नामुमकिन है। आदमी भूख से बाद में ठंड से पहले मर जाएगा, और इतना पैसा भी नहीं है मेरे पास कि बाजार से हीटर खरीद के ले आऊं। तो भाई तू लकड़ी का हीटर ले ले। लकड़ी का हीटर मतलब? तुझे नहीं पता है? लकड़ी के हीटर के बारे में नहीं पता? काफी लोग कहते हैं कि उस काली पहाड़ी पर एक पेड़ है, उस पेड़ की ये खासियत है कि उसकी टहनियों को अगर तुम एक बार भी जला दो तो वो महीनों महीनों तक एक ही तापमान में जलती रहती है, और उन लकड़ियों से धुआं भी नहीं निकलता। और ऐसा सुना है कि वो पेड़ दिखने में बहुत सुंदर होते हैं। उनकी टहनियां नीले रंग की होती हैं और पत्ते गुलाबी रंग के। क्या यार, तू भी कैसी बातें कर रहा है? वो पेड़ पहाड़ी के सबसे ऊपर वाले हिस्से में मिलता है, और वहाँ जाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वहाँ जंगल घना हो जाता है, वहाँ एक से एक खतरनाक जंगली जानवर हैं, और अगर तू उनसे भी बच गया तो उस पेड़ की रखवाली वहाँ के आदिवासी करते हैं। वो तुझे जान से मार देंगे, तो वहाँ जाना तो मौत को दावत देना है, और आज तक वहाँ कोई जा भी नहीं पाया है। हाँ, पर अगर कोई लकड़ियाँ लेकर आ जाए तो उसको किसी हीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर कभी। राघव उनकी बातें सुनता है, पर बिना कुछ कहे वहाँ से उठकर चला जाता है। घर की तरफ जाते जाते राघव अपने दोस्तों की बातें सोचता हुआ जाता है। राघव अपने घर पहुँचता है, तभी उसकी बीवी सुनिधि अपने बच्चों को गोद में लिए दरवाजे पर आ जाती है और पूछती, क्या हुआ जी, आप लकड़ियाँ लाए? लकड़ियाँ कहाँ से लाऊं? सरकार ने रोक लगा दी है पेड़ काटने पे। तो बिना लकड़ियों के खाना कैसे बनेगा और आग कैसे जलेगी? बिना आग के तो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। कहीं न कहीं से लकड़ियों का जुगाड़ करिए, या शहर से हीटर खरीद कर लाइए। अरे कम से कम चीनू की तो फिक्र करो, बिना आग के तो इसकी ठंड से बुरी हालत हो जाएगी। चीनू की चिंता मुझे भी है, पर क्या करूं, न इतने पैसे हैं कि हीटर खरीद सके, न लकड़ियां मिल रही हैं। पर तुम चिंता न करो, आज भर गुजारा कर लो, कल देखता हूं मैं कुछ। राघव ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। रात में सोते समय राघव के मन में सिर्फ किशोर और केशव की बातें घूम रही थी। आखिर में वो सोच लेता है कि अगले दिन वो उस पहाड़ पर जाएगा और उस अनोखे पेड़ की लकड़ियां लेकर आएगा। अगली सुबह होती है। राघव सुनिधि को बिना बताए अपने खच्चर को अपने साथ लेकर उस पहाड़ी की तरफ निकल जाता है। राघव पहाड़ी की ऊंचाई की तरफ अपने कदम बढ़ाता जाता है।
वो जितना ऊपर की तरफ जाता जंगल उतना ही खूबसूरत और खतरनाक हो जाता। उसे जगह जगह पर जहरीले सांप और तरह तरह के जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई आती हैं। लेकिन राघव संभल कर चलता रहता है, पर रुकता नहीं है, क्योंकि उसकी आंखों के आगे उसके छोटे बच्चे और उसकी बीवी की तस्वीर रहती है, जो अगर वो लकड़ियां नहीं ले जा पाएगा तो उसके परिवार के लिए जीवन बिताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे वो हर खतरों से लड़ता पहाड़ी के उस हिस्से तक पहुंच जाता है जहां पर वो पेड़ पाए जाते हैं। तभी उसकी नजर एक बहुत ही खूबसूरत और बड़े आकार के पेड़ पर पड़ती है। उस पेड़ की पत्तियां गुलाबी व टहनियां नीले रंग की होती हैं। वो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था और बाकी पेड़ों से अलग भी था। धीरे धीरे वो जैसे अपनी नजर घुमाता, उसे चारों तरफ वही अनोखे पेड़ दिखाई पड़ते। ये देख राघव सोचता है, लगता है यही वो अनोखे पेड़ हैं जिनकी बातें किशोर और केशव कर रहे थे। अब एक काम करता हूँ, जल्दी से इन लकड़ियों को काट लेता हूँ और इन्हें खच्चर पर लाद कर गाँव ले चलता हूँ। ये बोलने के बाद राघव अपने काम पर लग गया। वो फटाफट लकड़ियां काटने लगा। तभी उसे किसी के भागने की और अजीब अजीब आवाजें आने लगती है, मानो जैसे बहुत से लोग चिल्लाते हुए राघव की तरफ आ रहे हो। राघव जब तक कुछ सोचता तब तक राघव के चारों तरफ आदिवासी उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। उन सबके हाथों में नुकीले औजार होते हैं। राघव उन्हें देखकर डर जाता है, मानो उसने अपनी मृत्यु देख ली हो। आदिवासियों ने राघव के हाथ में कुल्हाड़ी देखी। वे लोग राघव को उठाकर ले जाने लगते हैं। अरे छोड़ो, अरे कौन हो तुम? मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो रे। आदिवासी राघव को उठाकर अपने साथ कबीले में ले जाते हैं। राघव उनके कबीले को देखता है। सब मिलकर राघव को ले जाकर अपने सरदार के पास खड़ा कर देते हैं। सरदार, ये इंसान हमारे अग्नि वृक्ष को काट रहा था। हम इसे पकड़कर आपके पास लाए हैं। बताइए क्या किया जाए इसका? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ तक आने की, और यहाँ आकर तुम हमारे अग्नि वृक्ष को काट रहे थे ताकि नीचे जाकर तुम लोग उसे बेचकर उसका कारोबार कर सको? नहीं, रुक जाए, मेरी बात तो सुने। जिसके बाद राघव अपनी सारी परेशानियां सरदार को बताता है। सरदार उसकी सारी बातें सुनता है। हम नहीं जानते कुछ भी। मैं तुमको यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा, वरना तुम औरों को भी लेकर आ जाओगे और धीरे धीरे तुम लोग हमारे अग्नि वृक्ष को खत्म कर दोगे। नहीं, मुझे सिर्फ अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए लकड़ियाँ चाहिए। ये पेड़ हमारे जीने का आधार है, इसी की वजह से हम लोग जिंदा हैं। यहाँ पूरे साल बर्फ पड़ती है, सूखी लकड़ियाँ मिलना मुश्किल हो जाता है। हमारे पास आग जलाने का कोई साधन नहीं है। बड़ी मुश्किल से हम पत्थर से आग जलाते हैं। अगर ये पेड़ तुम लोगों की नजर में आ जाएगा तो तुम लोग इसका गलत इस्तेमाल करोगे। अभी राघव कुछ सोचता है और फिर बोलता है, अगर मैं आपको आग जलाने का एक आसान तरीका दे दूं तो? मतलब आप जो लकड़ियों और पत्थरों से आग जलाते हो ना, उसकी जगह एक ऐसा साधन दे दूं जिससे आसानी से आग जल जाए तो? सरदार राघव की बात समझ नहीं पाता। तभी राघव अपनी पॉकेट से एक लाइटर निकालता है और नीचे पड़ी लकड़ी को लाइटर की मदद से एक झटके में जला देता है। सभी लोग ये देखकर अचंभित रह जाते हैं। ये कैसे किया तुमने? ये धातु हमें दे दो। हाँ दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है। मैं आपकी मदद करूंगा तो आप भी मेरी मदद करेंगे। क्या आप मुझे इस अग्नि वृक्ष की लकड़ियां देंगे? हाँ, लेकिन एक वादा करना पड़ेगा तुमको कि अग्नि वृक्ष की लकड़ियों को तुम सिर्फ अपने लिए ही इस्तेमाल करोगे, और ये बात तुम किसी को भी नहीं बताओगे और अपने तक ही रखोगे, और इसके बदले तुमको ये धातु हमें देना पड़ेगा। राघव उसकी सारी बातें मान लेता है और सरदार उसको लाइटर के बदले ढेर सारी लकड़ियां दे देता है, जिसे राघव अपने खच्चर पर लादकर अपने गांव ले आता है और बिना किसी को बताए वो उन लकड़ियों का इस्तेमाल करता है और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने लगता है। इस लकड़ी की खास बात ये थी कि ये अग्नि वृक्ष की लकड़ी जलने के बाद कभी राख नहीं बनती थी। इसे जितना मन उतना जलाया जा सकता था और बुझाया जा सकता था। इस तरह राघव और उसके परिवार का जीवन खुशी खुशी बीतने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए।